हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिकोड सोशियोलॉजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये जो हमारा क्लास है ये पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2025 दिसंबर का। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम लोग 46 क्वेश्चन नंबर 46 के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे जाते हैं सीधा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो बोल रहा है, विद इन इंडियाज रूरल सोशल स्ट्रक्चर ज्वाइंट फैमिली फंक्शन एज। देखिए यहाँ पे बेसिकली जो रूरल सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस इंडिया का जो रूरल सोसाइटी है, ठीक है, उसमें ज्वाइंट फैमिली का फंक्शन क्या क्या होगा वो यहाँ पे बोल रहा है। पहला ऑप्शन है अपर क्लास, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है मैनेजर ऑफ क्लास ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड ऑप्शन है सी, मैनेजर ऑफ अर्बन इकोलॉजी। डी है यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल डोमेन्स। एंड ई है यूनिट ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डोमेन्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्यों होगा मैं बताता हूं, अब कॉन्सेप्ट को समझो। देखिए, इकोनॉमिक सबसे पहले डी में आते हैं, इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक यूनिट का मतलब देखिए, जॉइंट फैमिली में ट्रेडिशनली एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह काम करता था पहले। ठीक है, स्पेशली एग्रीगेट सोसाइटी जब थी तो फैमिली के जो मेंबर्स थे वो मिलकर जमीन पे काम करते थे, रिसोर्सेज शेयर करते थे और कलेक्टिव लाइक इकोनॉमिक डिसीजंस लेते थे, जैसे प्रॉपर्टी, फार्मिंग, ठीक है, बिजनेस, ये सब तरीके से वो क्या करते थे, पार्ट लेते थे। और साथ ही क्या होता था कि जॉइंट फैमिली में एक कल्चरल वैल्यूज सर्कुलेट होता था, ट्रेडिशन सर्कुलेट होता था, या रिचुअल को ट्रांसमिट किया जाता था। उससे क्या होता था, वो एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बन जाता था। ठीक है, तो बच्चों का जो सोशलाइजेशन है, कल्चरल प्रैक्टिस है, इसका जो कंटिन्यूएशन है और सोशल नॉर्म्स का जो ट्रांसफरेशन है, मतलब ट्रांसफर होता था, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अच्छे से हो पाता था। ठीक है, तो इसीलिए ये एक इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल डोमेन है और साथ ही साथ इसको एक पॉलिटिकल और रिलीजियस डोमेन भी माना गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए, बी और सी इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जॉइंट को अपर क्लास के रूप में डिफाइन करना गलत है। ठीक है, जॉइंट फैमिली अभी भी मतलब लाइक सभी क्लास में पाया जाता है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, हर जगह में पाया जाता है। मैनेजर ऑफ क्लास ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए नहीं बोल सकते हैं या मैनेजर ऑफ अर्बन इकोलॉजी इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली के कोर सोशियोलॉजी फंक्शन से मैच नहीं करता है या इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल लॉज रोल्स के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्फेयर ऑफ इंडस्ट्री डू नॉट अफेक्ट अदर स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी, दे रिमेन कन्फाइंड। एंड रीजन क्या बोल रहा है, फॉर डायरेंड्रॉफ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली रेगुलेटेड बट इंसुलेटेड एज वेल। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये रैल्फ डायरेंड्रॉफ का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है, रैल्फ डायरेंड्रॉफ के कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से आता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से उठाया जाता है, जो कि उनका एक फेमस बुक है जिसको हम लोग क्या देखते हैं, क्लास क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कब पब्लिश हुआ था, 1959 में पब्लिश हुआ था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है असर्शन और रीजनिंग का, ये कॉन्सेप्ट कहां से उठाया गया है, इस बुक से उठाया गया है। कभी कभी हो सकता है डायरेक्टली इस बुक का भी पूछ दे कि इसके कौन है, कौन कब पब्लिश हुआ था, किसने लिखा है, ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब असर्शन समझिए क्या बोलना चाह रहा है। डेरेंडॉफ के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल स्फेयर में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड रह जाता है उस स्पेसिफिक स्फेयर तक। ठीक है, और दूसरे स्फेयर जैसे पॉलिटिकल या फैमिली को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। मोटा मोटी यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट फैक्चुअली क्या है, फैक्चुअली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये डेरेंड्रॉफ के थ्योरी से आता है। ठीक है, अब रीजन पे आते हैं। रीजन क्या बोल रहा है, फॉर डायरेंड्रॉफ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली रेगुलेटेड बट इंसुलेटेड एज वेल। दैट मीन्स
कि डेरेनड्रॉफ का आर्गुमेंट था कि मॉडर्न में मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न सोसाइटी में, जहां पे सोसाइटी कैसी है, प्लूरलिस्टिक है या इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ रेगुलेटेड नहीं है, जैसे ट्रेड यूनियंस हो गया, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, लेबर लॉज हो गया, ये सब के थ्रू क्या होता है, लॉस को रेगुलेट किया जाता है या कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसका कहीं से भी इंसुलेटेड से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इंसुलेटेड का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट के लाइक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन तक रेस्ट्रिक्ट रहता है और दूसरे स्पेयर में स्पिल ओवर नहीं करता, ये भी सही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी जो इनका बुक है, इनका जो थ्योरी है, उनसे फैक्चुअली ये करेक्ट, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट देखो, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट एक अपने जगह पे सही है, पर एक दूसरे को कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट हो जाएगा, बट आर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में बोला गया है एक तरफ थिंकर्स हैं और दूसरे तरफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप बेसिक सोशियोलॉजी जो आपका क्लासिकल थ्योरिस्ट है, अगर उनको आपने पढ़ा होगा तो ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहला आता है इमाइल डर्कहाइम। इमाइल डर्कहाइम का डायरेक्टली जो कॉन्टैक्ट है वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज से बिलोंग करता है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। ये डर्कहाइम का एक कोर कॉन्सेप्ट है, वो कहां से आया है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 से आया है, ठीक है। चलिए, इसमें दो तरीके का सॉलिडारिटी इन्होंने बताया था। एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब होता है ट्रेडिशनल और सिंपल सोसाइटी, जहां पे क्या होता था, लोग क्या होते थे, सिमिलर होते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कलेक्टिव कॉन्साइंस होता था, बहुत स्ट्रांग होता था, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जहां पे जो सॉलिडारिटी है उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा है, ठीक है। देखो, सॉरी, सॉलिडारिटी तो देखने को मिलता है पर अलग तरीके से देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। इसी चीज के बारे में वो बात करते हैं। दूसरा आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एलिनिएशन का थ्योरी। एलिनिएशन मार्क्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो कैपिटलिज्म में वर्कर्स अपने आप से फिर अपने काम से, अपने प्रोड्यूस से और दूसरे वर्कर से कैसे एलिनिएटेड हो जाता है, उस बारे में कार्ल मार्क्स यहाँ पे बात करते हैं। तीसरा जो है मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी का ऊपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को लाइक मॉडर्न सोसाइटी की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक माना था, ठीक है। और साथ में उनका जो आर्गुमेंट था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो लीगल रैशनल अथॉरिटी का सबसे प्योर और आइडियल फॉर्म है, ठीक है। चलिए, एंड टालकट पार्सन किस बारे में बात करते हैं, सोशल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। उनका एक बहुत फेमस बुक है द सोशल सिस्टम, ठीक है, द सोशल सिस्टम, जो कब किया गया था पब्लिश, 1951 में किया गया था, ठीक है। चलिए, इसमें इन्होंने, आप ध्यान दे दीजिएगा, इसमें इन्होंने एक मॉडल दिया था, अजील मॉडल, ठीक है। अजील का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एडेप्टेशन, जी फॉर गोल अटेनमेंट, आई फॉर इंटीग्रेशन एंड एल फॉर लेटेंसी, ठीक है। जो क्या दिखाता है, जो दिखाता है कि सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के तरफ। 49 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस बाय पियरे बोर्दियू, ठीक है। इसमें डेट्स के साथ इसको क्रमानुसार सजाना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो इनका बुक आता है वो आता है आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, जो 1977 में पब्लिश हुआ था इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। और जो फ्रेंच वर्जन था वो 1972 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, ये बोर्दियू का एक फाउंडेशनल बुक था, ठीक है, सबसे फाउंडेशनल और सबसे पहला वर्क इसको माना जाता है। और इसी में इन्होंने हैबिटस और प्रैक्टिस थ्योरी का कोर आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। जो दूसरा आता है वो आता है द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, जो 1990
1990 में इंग्लिश में पब्लिश किया गया था और आपका 1980 में फ्रेंच में पब्लिश किया गया था। ठीक है। ये क्या है, ये एक आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस का एक्सपेंडेड और रिफाइंड वर्जन है, जिसमें बोर्डियू क्या करते हैं, हैबिटस और फील्ड और प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं या बताते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बी, एन इनविटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, जो 1992 में पब्लिश किया गया था। इसमें रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी की मेथोडोलॉजी को वो एक्सप्लेन करते हैं। और लास्टली आता है मैस्कुलिन डोमिनेशन, जो 1998 में किया गया था। ये बुक जेंडर और पैट्रियार्की के टॉपिक पे आता है। ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, CABD। ठीक है, CABD ऑप्शन नंबर 1। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। फिर से असर्शन और रीजनिंग, देखो असर्शन और रीजनिंग का बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज से आप ध्यान देना। ठीक है। और एक चीज, असर्शन और रीजनिंग के साथ साथ देखो आप, मिचेल फूको का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो देखना, देखो जैसे 2025 दिसंबर के पेपर में मिचेल फूको आप जैसे पार्ट 1 में भी देखोगे बहुत सारा, और आगे भी मिचेल फूको का बहुत सारा क्वेश्चंस आपको दिखेगा। ठीक है। चलिए यहाँ क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मिचेल फूको, पावर एंड नॉलेज आर ऑर्गेनिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है। देखो, फूको का कोर आर्गुमेंट था कि पावर और नॉलेज कभी भी सेपरेट चीजें नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिकली कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब फूको के अकॉर्डिंग नॉलेज खुद एक फॉर्म ऑफ पावर है, और पावर ही नॉलेज को क्या करता है, जनरेट या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास क्या है, डॉक्टर के पास एक मेडिकल का नॉलेज है। ठीक है, मेडिकल का नॉलेज है, वो उसके अंडर में कौन है, उसके अंडर में पेशेंट है। अब पेशेंट के पास वो नॉलेज नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए इस पे क्या करेगा, पावर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ताकि वो पेशेंट को अपने तरीके से ट्रीट कर सके और अपने ऑथोरिटी में रख सके। राइट, तो इसी चीज का मिचेल फूको इसमें बात करते हैं। चलिए रीजन बात देख लेते हैं, क्या बात बोल रहा है यहाँ पे। द सोर्स ऑफ पावर इज नॉट नेसेसरली डिराइव्ड फ्रॉम नॉलेज। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि पावर का जो सोर्स है, पावर का सोर्स नॉलेज से नेसेसरली डिराइव नहीं होता है। मतलब पावर और नॉलेज इंडिपेंडेंट और या सेपरेट सोर्सेज से आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली फूको के थ्योरी के अगेंस्ट है, ये फूको के थ्योरी का है ही नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जा रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और एक मैं बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट था ये कौन से बुक से था, इनका एक फेमस बुक है डिसिप्लिन एंड पनिश, जो कब लाया गया, कब पब्लिश किया गया था, 1975 में किया गया था। ठीक है, और एक इनका इस फेमस बुक है, उसको भी आप ध्यान दे देना, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ये कब पब्लिश किया गया था, 1976 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। The formal process through which certain types of skill and knowledge are delivered, normally through a pre-designed curriculum in a specialized setting, is called। ठीक है, इसका आंसर होगा स्कूलिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा जगह जो फॉर्मल हो और जहां पे स्किल और नॉलेज क्या हो, डिलीवर किया जाए, नॉर्मली थ्रू प्री डिजाइन करिकुलम, मतलब एक सिलेबस फॉलो होता हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके डिस्ट्रैक्टर को समझो। सबसे पहले आता है इनकल्चरेशन। इनकल्चरेशन क्या है, ये एक ब्रॉडर और इनफॉर्मल और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें इंडिविजुअल अपने कल्चर के वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को क्या करता है, सीखता है। मतलब सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन तक ये लिमिटेड नहीं है, बल्कि फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, मीडिया, ये सब चीज के लेके वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा आता है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब
क्या होता है, जब लोअर कास्ट या लोअर ट्राइब अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए अपर कास्ट, जैसे ब्राह्मणिकल कास्ट जो होते हैं, उनका कस्टम अडॉप्ट करने लगते हैं, उस प्रोसेस को संस्कृताइजेशन बोला जाता है। ये भी नहीं होगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है? ये जनरली एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जिसमें नए मेंबर्स को बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है एक इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज का जो पहला दिन होता है वो ओरिएंटेशन होता है। उसमें क्या सिखाया जाता है? आपको कॉलेज के बारे में बताया जाता है, कोर्स कैसा होगा, कोर्स डिजाइन कैसे किया गया, ये सब बताया जाता है, राइट? तो ओरिएंटेशन क्लास होता है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। In the Parsonian framework, which of the following combination of pattern variables of role definition are true? ठीक है, देखो, सबसे पहले तो समझो ये क्वेश्चन आ कहां से रहा है। ये टैलकेट पार्सन के कॉन्सेप्ट एक है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है पैटर्न वेरिएबल्स। ठीक है, और इन्होंने ये पैटर्न वेरिएबल्स कहां पढ़ा है? तो पढ़ा है उन्होंने द पढ़ा नहीं है, मतलब ये बुक लिखा है उन्होंने। ठीक है, द सोशल सिस्टम। कब लिखा है? 1951 में। ठीक है, यहां से ये चीज उठाया गया है। ठीक है, तो इस बुक में टैलकट पार्सन 5 तरीके का पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, किस किस के बारे में बात करते हैं वो? इफेक्टिविटी वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? इफेक्टिविटी वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी। मतलब क्या है? एक मिनट। ओके, ठीक है, इफेक्टिविटी एंड इफेक्टिव न्यूट्रलिटी। देखो यहां पे, कहां पे ये चीज है? कहीं पर नहीं है। ठीक है, देखो इफेक्टिव न्यूट्रलिटी तो है पर सेल्फ ओरिएंटेशन के साथ है। सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी को वो नहीं पढ़ते हैं। सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन को वो पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। यूनिवर्सलिज्म वर्सेस अचीवमेंट, ठीक है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी वर्सेस डिफ्यूजनेस, ठीक है, यस, ये होगा, इसको वो पढ़ते हैं। ठीक है, और अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन, बिल्कुल होगा, इसको भी वो पढ़ते हैं। ठीक है, इफेक्टिव वर्सेस ट्रेडिशनल न्यूट्रलिटी, नहीं, इसको वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। ठीक है, देखो टोटल वो 5 तरीके के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। कहीं पे मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप लिख लो। ठीक है, पहला है इफेक्टिविटी वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी। सेकंड, सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। थर्ड, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म। ठीक है, फोर्थ, एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट। एंड फिफ्थ, फिफ्थ क्या हो जाएगा? स्पेसिफिसिटी वर्सेस डिफ्यूजन। ठीक है, इन 5 चीजों के बारे में, इस 5 पैटर्न के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एंथोनी गिडेंस के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मॉडर्निटी से एसोसिएटेड नहीं है? यही क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी एज एक्सप्लेन्ड बाय एंथोनी गिडेंस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन एंथोनी गिडेंस के मॉडर्निटी के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो गिडेंस का जो कोर कॉन्सेप्ट था वो 3 कोर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सबसे पहला टाइम स्पेस डिस्टैंकिनेशन। ठीक है, इसमें वो एक्चुअली क्या बात करते हैं? मॉडर्निटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे मॉडर्निटी ने टाइम और स्पेस को स्ट्रेच कर दिया है। मतलब क्या? सोशल रिलेशंस अब सिर्फ इमीडिएट लोकल कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डोर डोर तक या ग्लोबल स्केल तक पहुंच चुका है। ठीक है, इस बारे में वो बात करते हैं। टाइम स्पेस डिस्टैंकिएशन, मतलब डिस्टैंकिएशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वो बात करते हैं डिसएम्बेडिंग के बारे में। देखो डिसएम्बेडिंग है ना, डिसएम्बेडिंग के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिखाता है कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस सोशल रिलेशंस को उनके लोकल टेक्स्ट से निकाल कर मतलब उसको क्या करता है? टाइम स्पेस के अक्रॉस रिस्ट्रक्चर करता है। ठीक है, ये उनका मतलब था। ठीक है,
फिर आता है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में उन्होंने क्या बोला है कि मॉडर्निटी कंटिन्यूसली अपने आप को एग्जामिन, रिवाइज और अपडेट करते रहता है, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट देते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो ये तीन उनका कोर कॉन्सेप्ट है, या ये कहीं से भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या, देखो यहाँ पे देखो अच्छे से कीवर्ड पकड़ो, नॉट लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, पेसिमिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Who among the following discuss the term qualitative comparative analysis, QCA? ठीक है, ओके। इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स रैगिन। द कंपैरेटिव मेथड 1987 इनका एक बुक है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये कॉन्टेक्स्ट दिया है। ठीक है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है। अब समझो क्यूसीए है क्या, क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल रिसर्च में क्या होता था कि ट्रेडिशनल रिसर्च के मेथड्स में यूजुअली दो तरीके के कैटेगरीज में वो डिवाइडेड था। ठीक है, उसमें वो ये बोलते हैं कि दो तरीके का डिवाइडेड था, एक क्वांटिटेटिव जिसको वेरिएबल ओरिएंटेड अप्रोच बोलते थे, दूसरा क्वालिटेटिव जिसको केस ओरिएंटेड अप्रोच बोलते थे। तो इसी के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, चलो अब इसका ये समझ लेते हैं, मैक्स वेबर क्रिटिक ऑफ स्टैमलर 1907। तो क्रिटिक ऑफ स्टैमलर 1907 में एक्चुअली ये वेबर का एक फिलोसफिकल और मेथोडोलॉजिकल एसे है, जिसमें उन्होंने रडोल्फ स्टैमलर के सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को क्रिटिक किया था। स्टैमलर कोई और नहीं, एक नाम है जिसका फुल नेम है रडोल्फ, RUDOLF, रडोल्फ स्टैमलर। ठीक है, इनके काम को वो क्या किया गया था, क्रिटिक किया गया था। AR निस्बेट, ठीक है, AR निस्बेट मतलब रॉबर्ट निस्रेट, ये बुक आर्ग्यू करता है कि सोशियोलॉजी साइंस जितना ही एक आर्ट फॉर्म भी है, जितना वो साइंस के तरफ झुका हुआ है उतना एक आर्ट के तरफ भी झुका हुआ है। तो ठीक है, सोशियोलॉजी एज अ आर्ट फॉर्म 1976। ठीक है, FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट 1964, ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसके एक फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी वो ये जो क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस है वो उसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स रैगिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है, फैमिली फ्रैगमेंटेशन स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ मेजर पॉलिटिकल फेनोमेनन इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। मतलब फैमिली फ्रैगमेंटेशन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में एक मेजर पॉलिटिकल फेनोमेनन बनती जा रही है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट एक्चुअली कहीं ना कहीं करेक्ट है। ठीक है, क्यों करेक्ट है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट कहता है कि फैमिली फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या है, फैमिली, ज्वाइंट फैमिली धीरे धीरे टूट टूट के न्यूक्लियर फैमिली में बदल रहा है, और इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में ये एक क्या है, पॉलिटिकल फेनोमेनन बन रहा है। मतलब सिर्फ ये एक प्राइवेट या पर्सनल फैमिली मैटर बन के नहीं रह गया है, बल्कि इसका जो लार्जर पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीफिकेशंस है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे फैमिली पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स, सोशल मूवमेंट्स, ये सबसे वो कनेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सही बात बोल रहा है। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है कि IP देसाई studied structure of nuclear and joint families on the sentimental criteria of jointless in महुआ। देखो एक तो बात है कि कहीं से भी ये इसको एक्सप्लेन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, सही है कि नहीं ये चीज देख लेते हैं, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलो तो IP देसाई जो है एक इंपॉर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक अपना स्टडी किया था गुजरात के महुआ टाउन में। ठीक है, गुजरात के महुआ टाउन में, और उनका एक बुक था जिनका नाम था सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ 1964। ठीक है, तो इस स्टडी में IP देसाई ने ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिली का डिफरेंशिएशन दिखाया था। ठीक है, लेकिन उनका
मेन कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चरल या रेसिडेंशियल क्राइटेरिया पे फोकस नहीं किया, बल्कि सेंटिमेंटल या इमोशनल फंक्शनल पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, मतलब फैमिली जॉइंटनेस सिर्फ रेसिडेंस से नहीं, बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन और शेयर सेंटिमेंट से डिफाइन होता है। ये भी कहीं ना कहीं अपने में सही है। ठीक है, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who provided systematic statement about philosophical foundations of sociology and pleaded from non-compartmentalization of knowledge into narrow groups। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, किसने सोशियोलॉजी और बाकी सोशल साइंसेस के फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का सिस्टमैटिक स्टेटमेंट दिया और इस डिसिप्लिन के नैरो कंपार्टमेंटलाइजेशन के अगेंस्ट प्लीड किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये राधा कमल मुखर्जी का एक बहुत कोर कंट्रीब्यूशन है, वहां से एक क्वेश्चन है। मतलब मुखर्जी का सबसे पहले तो अप्रोच समझो। राधा कमल मुखर्जी का जो अप्रोच था वो हाईली क्या था, इंटरडिसिप्लिनरी और फिलोसॉफिकल था। ठीक है, उनका ये स्ट्रांग बिलीफ था कि सोशल साइंसेस को एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट या कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उन्होंने आर्ग्यू किया कि सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब डिसिप्लिन एक दूसरे से डीपली इंटरकनेक्टेड है। तो इनको पढ़ने के लिए अलग अलग बॉक्स में रखने का जरूरत नहीं है, इनको साथ में रख के समझने का जरूरी है, ताकि उनका जो कैपेसिटी है वो कम ना हो। ठीक है, उन्होंने सोशल साइंसेस का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पे सिस्टमैटिक काम किया था। ठीक है, राइट। चलो देख लो, और राधा कमल मुखर्जी के बारे में और एक चीज देख लो, जहां पर भी सोशल इकोलॉजी के बारे में बात आएगा, वहां पे राधा कमल मुखर्जी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सोशल इकोलॉजी हो गया, रीजनल सोशियोलॉजी हो गया, और इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, इन पे उनका बहुत ज्यादा डाइवर्स एरिया में काम है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेना। ठीक है, देखो अब इसमें इरावती कर्वे, रामाकृष्ण मुखर्जी और पीसी जोशी दिया हुआ है। ठीक है, इरावती कर्वे कौन है, इरावती कर्वे एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट है। ये माना जाता है, ये इनको माना जाता है कौन से स्टडीज से, किनशिप स्टडीज से ज्यादा एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, इनका एक बहुत फेमस बुक है किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, रामाकृष्ण मुखर्जी जो है वो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, जिनका मेथोडोलॉजी और क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और पीसी जोशी कौन है, ये एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट है। स्पेशली इनका कहाँ पे काम है, स्पेशली इनका रूरल डेवलपमेंट पे काम है। कहां पे काम है इनका, रूरल डेवलपमेंट पे इनका काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। फिर से एक मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन, देखो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो एक तरफ है कॉन्सेप्ट, दूसरी तरफ है प्रोपाउंडर्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंट प्रॉक्सिमिटीज, ये देते हैं जेम्स रोसेनो। ठीक है, कौन देते हैं, जेम्स रोसेनो। ठीक है, जेम्स रोसेनो कौन है, एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबलाइजेशन थ्योरिस्ट है। ठीक है, उनका एक बहुत फेमस बुक है, इनका जो बुक का नाम है मैं लिख देता हूं, डिस्टेंट प्रॉक्सिमिटीज, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। डायनामिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, कब आया था, 2003 में आया था। ठीक है,
इसका देखो कोर आइडिया यही है कि ग्लोबलाइजेशन के एरिया में जो डिस्टेंट है मतलब दूर की है, और प्रॉक्सिमेट मतलब जो पास की चीजें हैं, वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसमें वो ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड आता है सोशल जियोमेट्री। सोशल जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज सिमल। ठीक है, जॉर्ज सिमल फॉर्मल सोशियोलॉजी अप्रोच को कभी कभी सोशल ज्योमेट्री बुलाते हैं, इसीलिए उसको सोशल ज्योमेट्री किससे एसोसिएटेड किया जाता है? जॉर्ज सिमल से किया जाता है। ठीक है, थर्ड आता है कन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर्स। इनका डायरेक्टली है, जेस्चर्स के जब भी बात हो तो जीएच मीड का बात होगा, क्योंकि जेस्चर्स क्या है? जेस्चर्स है एक एक्सचेंज का तरीका, और एक्सचेंज को कौन पढ़ते हैं? जीएच मीड पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नीड डिस्पोजिशन। नीड डिस्पोजिशन कौन पढ़ते हैं? टैलकट पार्सन पढ़ते हैं। ये पार्सन का एक्शन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। किस चीज का कॉन्सेप्ट है? एक्शन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर कौन है? आपको मैंने पहले भी ये चीज बताया था। ठीक है, ये आप अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप प्लीज जाके इसको प्रीवियस लेक्चर में आप पहले देखो, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगा। चलो, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर द क्रोनोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये उनका एक थ्योरी है, सोशल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट का थ्योरी है उनका, एक ये थ्योरी है, वहां से रिलेटेड है। ब्लूमर के अकॉर्डिंग सोशल मूवमेंट का 4 स्टेजेस होता है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेजेस होता है? सोशल फर्मेंट मतलब प्रिलिमिनरी। ठीक है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, पॉपुलर एक्साइटमेंट। ठीक है, इस स्टेज में एक्चुअली डिसकंटेंट ज्यादा फोकस और रिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो पॉपुलर एक्साइटमेंट। ठीक है, और उसके बाद होता है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन देखो यहाँ पे कहीं पर भी फॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन फॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब इसमें मूवमेंट को इफेक्टिव और सस्टेन्ड बनाया जाता है। और लास्ट में आता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब ये फाइनल और लास्ट स्टेज है। तो इसमें ये वाला कट आउट हो जा रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। जो फॉर्मलाइजेशन मैंने बोला था, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विथ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका थर्ड में आ रहा है। ओके, चलो मुझे लगा कि ऑर्डर आउट करना है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। ठीक है, फोर्थ में आ जा रहा है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सेकंड में क्या आ जा रहा है? पॉपुलर एक्साइटमेंट। और फर्स्ट में आ जा रहा है, सॉरी, फर्स्ट में आ जा रहा है सोशल फर्मेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, ए, डी, बी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, असर्शन और रीजन। मुझे अगर सबसे क्वेश्चन में अगर सबसे ज्यादा किसी क्वेश्चन से डर लगता है तो वह असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन से ही लगता है, क्योंकि इसमें आंसर का गलत होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है? एंथोनी गिडेंस आर्ग्यूज दैट मॉडर्निटी इज नॉट अ डायनामिक फेनोमेनन, मतलब एंथोनी गिडेंस आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्निटी एक डायनामिक फेनोमेनन नहीं, डायनामिक फेनोमेनन नहीं है। ठीक है, और रीजन क्या बोल रहा है? द जगरनॉट ऑफ मॉडर्निटी विल इंक्रीज द पेस ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी, मतलब द जगरनॉट ऑफ मॉडर्निटी सोसाइटी में चेंजेस की पेस को बढ़ाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ठीक है, गिडेंस का जो कोर आर्गुमेंट है कि मॉडर्निटी कोई स्टैटिक फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, बल्कि बल्कि ये एक डायनामिक फेनोमेनन है, मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज या इवॉल्व करते रहता है। ठीक है, ये कभी रुकता नहीं। ठीक है, इसका जो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट उठाया गया है, ये बुक से उठाया गया है, उनका एक बहुत फेमस बुक है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। कब आया था? 1990।
ठीक है, चलो आर क्या, तो अल्टीमेटली क्या है ये, फैक्चुअली करेक्ट है, मतलब एंथोनी गिडेंस ऐसा आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। रीजन क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट गिडेंस के जगरनट ऑफ मॉडर्निटी मेटाफोर को डायरेक्टली रेफरेंस करता है। यस करता है। गिडेंस के अकॉर्डिंग मॉडर्निटी क्या है, एक जगरनॉट की तरह है, मतलब एक बहुत बड़ा पावरफुल रनवे इंजन जो अपनी, मतलब अपना क्या कर रहा है, अपने रोड पे आगे बढ़ते जा रहा है, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहा है एक कांस्टेंट स्पीड या पेस में, जो धीरे 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 बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है उसका पेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड ए आर ए को सही से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, बहुत सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे ही असर्शन रीजनिंग खत्म होता है एक मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। एक तरफ है स्कॉलर्स, दूसरी तरफ है स्टडी एरिया और कम्युनिटी। बहुत बहुत, अगर मैं यहां पे लिख दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि हर साल दो या एक क्वेश्चन आता ही है जहां से स्कॉलर का स्टडी एरिया या कम्युनिटी पूछा जाता है, कि वो किस कम्युनिटी में या किस एरिया में अपने स्टडी को कंडक्ट किए थे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एलन बेल्स। एलन बेल्स ने कहां पे स्टडी किया था, मैसूर नामहल्ली। ठीक है, वो देखो, एलन आर बेल्स जो है वो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ठीक है, उनका उनका किस चीज पे स्टडी था, विलेज सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट रिलेशन और इकोनॉमिक पैटर्न पे था, जो कहाँ पे हुआ था, मैसूर में हुआ था। फिर आते हैं लुई दूमो। लुई दूमो एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जिन्होंने अपना बहुत फेमस बुक लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, होमो हायरार्किकस। क्या लिखा था, होमो हायरार्किकस। और इनका स्टडी कहाँ पे था, परमालई कल्लर। ठीक है, अब परमालई कल्लर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। मैं इनका बुक भी लिख दे रहा हूं, होमो हायरार्किकस, HIERARCHICUS, जो कब आया था, 1966 में। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड आते हैं आपके एफजी बेली। एफजी बेली का हुआ था उड़ीसा में, बिसीपारा, उड़ीसा। ठीक है, कब हुआ था, कहां पे हुआ था, बिसीपारा, उड़ीसा। इनका एक बहुत फेमस बुक था, कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओहो जगह ही नहीं है, यहां पे लिख देता हूं, कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर। कब आया था, 1957 में आया था, और ये इसका स्टडी कहाँ हुआ था, उड़ीसा के बिसीपारा में। एंड लास्ट कैथलीन गॉक, उन्होंने पढ़ा था कहाँ पे, कुंभापेट्टाई, तंजौर। ठीक है, ये भी एक ब्रिटिश अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जिन्होंने वहां पे तमिलनाडु, तंजौर के कुंभापेट्टाई में, तमिलनाडु में उनका क्लासिकल एक फील्ड वर्क किया था। उन्होंने किस पे किया था, एग्रीकल्चर रिलेशन, कास्ट और लैंड ओनरशिप पैटर्न्स पे किया था। ठीक है, चलो अच्छा, मैं और एक चीज आपको यहाँ पे बोल दूं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को नोट कर लो, मैं यहाँ पे इसको रब करने वाला हूँ, इस चीज को जल्दी से नोट करो, टाइम ले रहा हूँ पॉज करके। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिखूंगा, उस चीज को आप क्या करना, अच्छे से नोट कर लो कहीं पे। क्यों, क्योंकि विलेज स्टडीज में क्या होता है, बार बार क्वेश्चन आता है कि किसने कहाँ पे स्टडी किया है। तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा MN श्रीनिवास। इन्होंने कहाँ पे स्टडी किया है, रामपुरा, मैसूर।
ठीक है। उसके बाद आते हैं एससी दुबे, शमीरपेट, हैदराबाद या तेलंगाना। ठीक है। फिर एलन बेल्स आपने देख लिया, एफजी वैली देख लिया, लुई और एक बहुत फेमस है मैकिम मैरियट। बार बार क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है। इन्होंने किया था किशनगढ़ी, यूपी। ठीक है। चलो इसको कहीं पे आप लिख लेना। चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। According to Emile Durkheim, an increase in which of the following will lead to the growth of division of labor in the society? मतलब इमाइल डरखाइम के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस में से सोसाइटी क्या इंक्रीज होगा जो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, बी और सी। मतलब मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी और क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा टू। ठीक है। ये कहां से आता है इनका, अगेन द डिवीजन ऑफ लेबर 1893 में पब्लिश हुआ था, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी उनका बुक, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर को ये करने के लिए उन्होंने दो टोटल सॉरी चार तरीके का सॉरी 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 तीन तरीके का बताया था आपका। ठीक है। पहला बताया था मटेरियल डेंसिटी, सेकंड मोरल डेंसिटी जिसको डायनेमिक डेंसिटी भी बोलते हैं, और तीसरा वॉल्यूम के बारे में वो बात करते हैं। वॉल्यूम का उनका मतलब था पॉपुलेशन। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 62। इन द वर्क प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903, देखो ये बुक है प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903, इमाइल डरखाइम co-authored with whom to consider culture only becomes possible once humans are able to distinguish between things and classify them। मतलब ये बोला जा रहा है कि इस बुक में मोटा मोटी यही बोला जा रहा है इमाइल डरखाइम ने किसके साथ मिलके को ऑथर्ड का ये काम किया था। तो आंसर होगा मार्शल मॉस। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये मेनली कौन सा बुक से है, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन का बुक है जो 1903 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। और ओके, अब देखिए मार्शल मॉस, देखो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन का सबसे पहले तो कोर आर्गुमेंट समझो, उसके बाद मार्शल मॉस में आते हैं। देखो डरखाइम और मार्शल मॉस ने एक जॉइंट वर्क में ये आर्ग्यू किया था कि ह्यूमन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, मतलब हम दुनिया की चीजों को कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है। इसका सोशल ओरिजिन कहाँ से आता है या कहाँ रखते हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअल या मेंटल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। मेनली वो यही बोलना चाहते हैं। ठीक है। मार्शल मॉस कौन है, मार्शल मॉस डरखाइम के नेफ्यू थे। ठीक है। डरखाइम के कौन थे, नेफ्यू थे, याद रखना। ठीक है। चलो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है द गिफ्ट, 1925 में पब्लिश हुआ था इनका बुक द गिफ्ट। ठीक है। और कुछ इसमें बताने लायक है नहीं। ठीक है। गेरल हैंडल के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। गेरल हैंडल ये कॉन्टेम्पररी मीडिया कल्चरल स्टडीज स्कॉलर हैं जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू थ्योरीज ऑफ पॉपुलर कल्चर लिखा था। ठीक है। क्रिस्टोफर जेंक्स कौन है आपके, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एडुकेशन और इनइक्वालिटी पे बहुत काम किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। when sorry with Karl Marx to with reference to Karl Marx, which of the following is not a component of alienation। ठीक है। बहुत इजी है, मैंने पहले ही आपको दो या तीन क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको एलिनेशन का कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है।
मार्क्स के एलिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग टोटल 4 तरीके के एलिनेशन होते हैं। ठीक है, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट से दूर हो जाना, तो ये सही है, यहाँ पे नॉट खोजना है। ठीक है, एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस से हो जाना दूर। ठीक है, ठीक है। तीसरा, एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमन पोटेंशियल, वो वहां पे लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, अच्छा ओके, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे फिफ्थ में एक चीज लिख लो, एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एलिनेशन फ्रॉम एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तीसरा है एलिनेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब अपनी ह्यूमन नेचर से एलिनेशन, तो ये भी सही है। एलिनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स, एग्जैक्टली, दूसरे वर्कर से एलिनेशन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा एलिनेशन फ्रॉम किंगशिप, क्योंकि ये नहीं आता है। ठीक है, चलो फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन, डायरेक्ट पूछा है। द डेथ ऑफ क्लास 1996 किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन पैकल्स्की एंड मैकुलम वाटर्स। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1996 में बुक लिखा गया था। किस फील्ड में लिखा गया था, तो सोशियोलॉजी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में लिखा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द डायलेक्टिकल डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री डिस्क्राइब्ड बाय हेगल एंड मार्क्स रिप्रेजेंट्स, मतलब हिस्ट्री के डायलेक्टिकल डेवलपमेंट जो हेगल और मार्क्स ने डिस्क्राइब किया है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है द थ्री फेजेस ऑफ थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, मतलब थ्री फेजेस ऑफ थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, देखो हेगल और मार्क्स ने तीन चीज किया था। एक किया था थीसिस। थीसिस का मतलब क्या होता है, एक इनिशियल आइडिया। ठीक है, फिर एंटीथेसिस। ठीक है, मतलब इनिशियल आइडिया का, इनिशियल आइडिया का क्या, अपोज या कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, और जब कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तब इन दोनों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिंथेसिस, मतलब थीसिस प्लस एंटीथेसिस के बीच का एक रिजॉल्व आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, out of the six-fold classification of tradition in India by S.C. Dubey, which of the following was not discussed? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन एस सी दुबे के ट्रेडिशन इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से आया है। ठीक है, मतलब ट्रेडिशन इन इंडिया के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो एस सी दुबे हैं उनके अकॉर्डिंग इंडिया में जो ट्रेडिशन होता है वो सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन होता है। सिक्स फोल्ड में क्या क्या आता है, क्लासिकल आता है, पॉपुलर आता है, रीजनल आता है, इमर्जेंट नेशनल ट्रेडिशन आता है, वेस्टर्न ट्रेडिशन आता है और लिटिल ट्रेडिशन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ऑर्डर आउट हो जाएगा, रेडिकलिज्म एंड ओरिएंटल, ये तीनों कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स रिलेटेड टू फैमिली एंड मैरिज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आता है वो आता है पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, जो 1936 में आता है। ये एक्ट पारसी कम्युनिटी के
मैरिज और डाइवोर्स के मैटर्स को रेगुलेट करता है। ठीक है। दूसरा आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक है। ये एक सेकुलर मैरिज लॉ है। ठीक है। जो किसी भी रिलीजन के लोगों को अपनी रिलीजियस पर्सनल लॉ से बाहर एक सिविल मैरिज करने का फैसिलिटी देता है। ठीक है। उसके बाद आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें ये एक्ट हिंदू पर्सनल लॉ, जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख भी इंक्लूडेड हैं। इसके अकॉर्डिंग मतलब कि इसके अकॉर्डिंग मैरिज, डाइवोर्स और रिलेटेड मैटर्स को कोडिफाई और रेगुलेट करता है। ठीक है। लास्ट में आता है हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कब आया था? 1956 में आया था। ठीक है। ये एक्ट भी हिंदू कोड बिल का हिस्सा है, मतलब स्पेशली हिंदू बच्चों के लिए। ठीक है। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? BDCA। BDCA ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। हु सेड urban relationships are not only specialized and impersonal but they are also founded on self interest? मतलब किसने कहा था कि अर्बन रिलेशनशिप आर नॉट ओनली स्पेशलाइज्ड एंड इम्पर्सनल बट दे आर आल्सो फाउंडेड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट? ठीक है। तो इसका आंसर होगा लुइस वर्थ। ठीक है। देखो, लुइस वर्थ जो थे, वो शिकागो स्कूल के एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है। जिन्होंने अर्बन लाइफ का डिस्टिंक्टिव सोशल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया था? थ्योराइज किया था। उनका सेंट्रल थीसिस क्या था कि सिटी, जो सिटी साइज है, उसका डेंसिटी है और हेट्रोजेनिटी है, मतलब डाइवर्सिटी है, ये ये तीन फैक्टर्स मिलकर अर्बन को क्या करता है? एक यूनिक अर्बन वे ऑफ लाइफ बनाता है। ठीक है। जो रूरल और ट्रेडिशनल लाइफ से फंडामेंटली डिफरेंट है। ठीक है। देखो, स्पेशलाइज और इम्पर्सनल है, जो सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है। तो उनका जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था, टोटल तीन कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। कौन कौन सा? स्पेशलाइज्ड, इम्पर्सनल और सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। स्पेशलाइज मतलब जैसे शहर में लोग स्पेसिफिक नैरो रोल्स में इंटरैक्ट करते हैं, जैसे एक दुकानदार सिर्फ एक कस्टमर के रूप में इंटरैक्ट करता है, उससे ज्यादा और वो दोस्ती नहीं बढ़ाता है। इम्पर्सनल मतलब अर्बन रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ और पर्सनल कनेक्शन कम होता है। ठीक है। एक डॉक्टर से कोई पेशेंट जा रहा है तो वो इमोशनली कनेक्टेड होने नहीं जा रहा है, उसको अपना दांत दिखाने जा रहा है या अपना जो प्रॉब्लम है वो दिखाने जा रहा है। ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड मतलब ये इस क्वेश्चन का कोर है। ठीक है। तो लुइस वर्थ के अकॉर्डिंग अर्बन रिलेशनशिप प्राइमरली क्या है? इंस्ट्रूमेंटल है। मतलब लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट तभी करते हैं जब उनका कोई उससे इंटरेस्ट निकलता हो। ठीक है। आज अगर मैं अगर महिंद्रा के शोरूम जा रहा हूं, तो महिंद्रा के शोरूम में तभी जा रहा हूं जब मुझे महिंद्रा की कोई कार लेना हो। समझ रहे हो? तो इससे वो चीज आता है। ठीक है। चलो, MSA राव कौन है? MSA राव एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सोशल मूवमेंट और अर्बन सोशियोलॉजी पे काम किया है। एम डेविस कौन है? एम डेविस है आपके एम डेविस, जिसको किंग्सले डेविस बोला जाता है। वो मेनली डेमोग्राफर और सोशियोलॉजिस्ट हैं, फेमस है उसके लिए। और इनका एक स्पेशल एक फेमस कॉन्सेप्ट है, जिनको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन बॉम्ब या ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है। रॉबर्ट इजरा पार्क शिकागो स्कूल के एक बहुत बड़े फाउंडर फिगर है, जिन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी और अर्बन स्टडीज को पढ़ा था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। Every society has rules that it calls law and other that is called customs, which Bronislaw Malinowski 1926 would refer to as। ठीक है। मतलब हर सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, जिन्हें वो लॉस कहती है, और बल्कि जिन्हें कस्टम भी कहती है। इन दोनों को ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की 1926 में कलेक्टिवली क्या रेफर करते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर होगा कोर्ट्स, कोर्ट्स एंड कॉन्स्टेबल्स। क्या होगा? कोर्ट्स कोर्ट्स एंड कॉन्स्टेबल्स। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की का एक बहुत फेमस बुक है, जिसका नाम है
crime and custom in savage society। कब आया था? 1926 में आया था, इसी से ये लिया गया है। ठीक है, चलो ओके। एक और चीज मैं बता दूं, देखो कोर्ट्स क्या होता है? कोर्ट्स होता है रिटन या कोडिफाइड रूल्स। ठीक है, कोर्ट्स क्या होता है? फॉर्मल ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन या फॉर्मल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। और कॉन्स्टेबल्स, कॉन्स्टेबल्स क्या होते हैं? पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट जो लॉज को इन्फोर्स करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मार्क्सियन फ्रेमवर्क में नीचे दिए गए कॉन्सेप्ट को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ठीक है, कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में उनके कॉन्सेप्ट में ये आता है। ठीक है, यही हम लोगों को यहाँ पे करना है। ओके आई थिंक ये पहले से ही सजा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्लास आएगा, ठीक है, फिर क्लास इन इटसेल्फ आएगा, फिर क्लास आउट फॉर इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ऑथर है और उनका वर्क है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉल रॉबिन्सन। पॉल रॉबिन्सन का बहुत फेमस काम है द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेक्स इन्होंने कब लिखा था? 1976 में लिखा था। सेकंड आते हैं ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेजेस। ठीक है, ये कब लिखा था इन्होंने? 1929 में पब्लिश किया था। ठीक है, मिचेल फुको, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ओहो, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मिचेल फुको द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में ये काम करते हैं, जिन्होंने 1976 के ऑनवर्ड्स ये आया था। और फर्स्ट में सिगमंड फ्रॉयड आते हैं, थ्री एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, जो कब लिखा गया था? 1905 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ थोड़ा सा गलत हो गया। इसका ऑप्शन होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ऑन द व्यू ऑफ ग्रेटर homogeneity, A.R. Desai says the rural family is more homogeneous, stable and integrated than urban family। ठीक है, तो जो पहला आर्गुमेंट है, तो देसाई के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? जो रूरल फैमिली है वो ट्रेडिशनल है, एग्रीग्रियन सोसाइटी है, जो अर्बन फैमिलीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होमोजीनियस है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, इंटीग्रेटेड है और ऑर्गेनिकल ऑर्गेनिकली क्या है? फंक्शनिंग है। ठीक है, तो ये फैक्चुअली करेक्ट है। यस, ए आर देसाई का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रीजन क्या है? कि द टाइज बाइंडिंग द मेंबर्स ऑफ द रूरल फैमिली आर स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर देन अर्बन फैमिली। ऑब्वियसली जो पहले में वो बोल रहे हैं वो रीजन में भी वही बोल रहे हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 73rd देखो कि
मिचेल फूको के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर जो किसी पावर में कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल की पॉसिबिलिटी देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पेनोप्टिकॉन। ठीक है, ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस कॉन्सेप्ट है पेनोप्टिकॉन, जो कहां से आता है? उनका बुक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड पनिश द ब्रिटिश, द बर्थ ऑफ द प्रिजन। कब आया था? 1975 में आया था। देखो, पैनॉप्टिकन होता क्या है पहले वो समझो। पैनॉप्टिकन ओरिजिनली एक आर्किटेक्चरल डिजाइन था जो बेंथम ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये आइडियली क्या था? एक प्रिजन था। ठीक है, आइडियली क्या था? एक प्रिजन था। मतलब समझ लो ये एक प्रिजन है, यहाँ पे एक जेल 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 है। ठीक है, यहाँ पे एक जेल है, यहाँ पे एक जेल है, और यहाँ पे एक जेल है। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 जेल है, और यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, एक टावर है, और टावर में खड़े होके आप इसको भी लुकआउट कर सकते हो, इसको भी लुकआउट कर सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। ठीक है, तो इसी मॉडल ऑफ प्रिजन को हम लोग पैनोप्टिकन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ऑथर्स, उनके वर्क्स। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको देखते हैं क्या क्या है। इरविन गॉफमैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। मैंने पहले भी आपको बताया, ये इससे हो जाएगा, जो कब दिया गया था? 1959 में दिया गया था। मिचेल फुको, लगता है 2025 में प्यार हो गया है मिचेल फुको से। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, और जहां पर भी आएगा वो कहाँ आएगा? या तो पावर से आएगा, नहीं तो डिसिप्लिन से आएगा। देखो, है ना, ये क्या हो रहा है? ठीक है, जर्गन हेबरमास हमेशा एक्शन के बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेटिव एक्शन। ठीक है, इसके दो वॉल्यूम्स आए थे, एक 1981 में, सॉरी, दोनों 1981 में ही आया था। ठीक है, ये वाला मैं लिख दूं 1975 में आया था। आर के मार्टन, आई एम टेक्नोलॉजिकली वेरी लेम, मैं समझ रहा हूँ अब। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो कब आया था? आपका 1949 में आया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, 1, ए का 3, ऑप्शन नंबर 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। एरविन गॉफमैन रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? एरविन गॉफमैन इसमें से कौन कौन सा बुक लिखे हैं? ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, यस, उन्होंने ये लिखा है, 1959 में लिखा है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन उन्होंने लिखा है, यस, 1969 में लिखा है। और इनकाउंटर्स, टू स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ इंटरैक्शन, यस, लिखा है, 1961 में लिखा है। ठीक है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी, ये जो बुक है, ये एरविन गॉफमैन का बुक है, और ये कब लिखा गया था? 1979 में लिखा गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए सी डी। चलो, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। ऑन द इशू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, लॉरेंस स्टोन in 1980 discussed the phased model of family
इन असेंडिंग ऑर्डर एज, मतलब इंटीमेसी के ट्रांसफॉर्मेशन के इशू पे लॉरेंस स्टोन लॉरेंस स्टोन ने फैमिली स्ट्रक्चर का फेज मॉडल डिस्कस किया है असेंडिंग ऑर्डर में नीचे दिए गए किस किस तरह से, ये वो बोलना, मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका सबसे पहले आएगा बी, ओपन एंडेड लो कीड एंड इमोशनल फैमिली। ठीक है, देखो ओपन एंडेड का मतलब कि फैमिली की बाउंड्रीज एक्सटेंडेड, कीन और कम्युनिटी के साथ बहुत फ्लेक्सिबल थी और इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा सेपरेटेड नहीं थे। लो किड और अनइमोशनल मतलब इमोशनल बॉन्ड्स बहुत वीक थे हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स चिल्ड्रन के बीच में, जैसे मैरिजेस प्राइमरली इकोनॉमिक या पॉलिटिकल अलायंसेस के वजह से होता था। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड पैट्रियार्कल और न्यूक्लियर फैमिली मतलब ट्रांजिशनल फ्रॉम विथ मटेरियल लव। ठीक है, ये भी होगा। और डी, इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म गियर टू कंजम्पशन मतलब क्लोज डोमेस्टिकेटेड एंड न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, ए यहां पे एक्सक्लूड हो जाएगा, ए सबसे लास्ट में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी सी ए डी। हाँ, सॉरी, क्लोज इमोशनल बॉन्ड विथ डोमेस्टिक प्राइवेसी तो आएगा ही। ओके, देखो ये क्वेश्चन ना गलत क्वेश्चन है देखो, यस ये क्वेश्चन गलत है। देखो ये जो क्वेश्चन है, जो ये फेज मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, ये फैमिली न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, और कहीं से भी ये जो है आपका क्लोज इमोशनल और बॉन्ड विथ डोमेस्टिक प्राइवेसी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कहीं से ये बनेगा ही नहीं, तो ये एनटीए वालों ने गलत क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन गलत था, इस पे सबको मार्क्स मिला था, तो इसका आंसर बी, सी और डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ एंथोनी गिडेंस? एंथोनी गिडेंस के कौन कौन से ये से वो टर्म्स एसोसिएटेड हैं? पहला आता है सिक्वेस्ट्रेशन, यस है। सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में गिडेंस बात करते हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जगरनॉट ऑफ मॉडर्निटी, यस उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑफ मॉडर्निटी, यस मॉडर्निटी के बारे में जहां जहां बात आएगा वो एंथोनी गिडेंस आएगा। एलिनिएशन अमॉन्ग इंडस्ट्रियल वर्कर्स कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी एन सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया। क्या बोला जा रहा है? एक तरफ स्कॉलर है और दूसरी तरफ क्या है? पर्सपेक्टिव, लेकिन सारे इंडियन स्कॉलर हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मैंने पार्ट वन में आपको समझाया था जीएस घुरे क्या है, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आते हैं, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो जाएगा अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज देखो, ऑप्शन में हर जगह ए 1 3 4 2, आपको सिर्फ एक आया, ए का 4, मतलब ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। कभी कभी ये टाइम बचाने के लिए दिमाग भी लगाना। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, डीपी मुखर्जी। एनके बोस हो जाएगा सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव, और डेविड हार्डिमन हो जाएगा सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली टाइप्स वॉज डिस्कस्ड बाय पीएम कोलेंडा ऑन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया? सबसे पहले तो समझो पीएम कोलेंड्रा है कौन। ठीक है, पॉलिन महार कोलेंडा मतलब जो है ये बहुत बड़े एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने
सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली इन इंडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया। ठीक है, ओके। वो एक अमेरिकन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर्स का डिटेल्ड इंपेरिकल क्लासिफिकेशन दिया, जो जॉइंट वर्सेस न्यूक्लियरी, बाइनरी कैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, ये सब वो पढ़ते थे। ठीक है, तो कोलेंडा के क्लासिफिकेशन में टोटल जो था वो आपका चार तरीके का इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैमिली था। पहला सब न्यूक्लियर फैमिली, सेकेंड सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, उसके बाद आपका था सप्लीमेंटेड लीनियर ज्वाइंट फैमिली, और ओके ओके ओके, ठीक है, टोटल तीन तरीके का ही उन्होंने पढ़ा था। सब न्यूक्लियर फैमिली, सप्लीमेंटेड लीनियर, ओके, सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली, और सप्लीमेंटेड लीनियर जॉइंट फैमिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ऑथर, बुक्स। ठीक है, अर्जुन अप्पादुराई। ठीक है, मॉडर्निटी एट लार्ज। ठीक है, कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1996 में। ठीक है, बेंजामिन बार्बर जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड, जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड 1995 में लिखा था। ए का 3, बी का 4, देखो क्या है, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर 1 बन गया ना। फिर भी आगे देख लेते हैं। सैमुअल पी हॉन्टिंगटन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इरविंग जेटलिन, रीथिंकिंग सोशियोलॉजी। ठीक है, ये आया था 1996 में, और ये आया था क्रिटिक ऑफ कॉन्टेम्पररी थ्योरी। इसका डेट मेंशन तो कहीं पे मुझे नहीं दिखा, रीथिंकिंग सोशियोलॉजी, एक बार आप गूगल करके इसको देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। Chronologically arrange the following perspectives in terms of their origin in sociological literature। सबसे पहले कौन आया और कौन नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मार्क्सिज्म। क्यों, मार्क्सिज्म जो आया है वो कहीं ना कहीं मिड 19th सेंचुरी में आया है। ठीक है, वही 1840s के अराउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका डी। उसके बाद आता है इंटरैक्शनिज्म। इंटरैक्शनिज्म कब आया था, अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद आएगा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कब आया था, वही 1960s टू 1970s के दौरान। और पोस्ट मॉडर्निज्म कब आया था, 1970s टू 1980s के दौरान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा DCBA। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू इमाइल डरखाइम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टोटेमिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से आया है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैंने पहले ही बताया था, इमाइल डरखाइम का बहुत फेमस बुक है, वहां से आया है। ठीक है, इस बुक में डरखाइम ने अपना रिलीजन का थ्योरी को डेवलप किया था। और ये कहां पे पढ़ा था, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन एबऑरिजिनल सोसाइटीज में पढ़ा था। ठीक है, उसको कौन सा ट्राइब बोलते हैं, अरुंटा ट्राइब। वहां पे इन्होंने ये चीज पढ़ा था। ठीक है, जिसमें अरुंटा ट्राइब में क्या प्रैक्टिस होता है, टोटेमिज्म। तो इस चीज को वो पढ़े थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे देखिए, ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है,
तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने नाइन्थ शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ऐड किया? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स को हटाने के लिए, उसमें जुडिशियल रिवॉर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हटाया गया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था। ठीक है, जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये चीज हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है क्वेश्चन बुक टाइटल, दूसरा तरफ है ऑथर। ठीक है। देखो, एक आपको अगर आता है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे द गिफ्ट कौन करते हैं? मार्शल मॉस। ठीक है, द गिफ्ट, इसका पूरा नाम था द गिफ्ट, द फॉर्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन आर्कैक सोसाइटीज। ठीक है, ये कब आया था आपका? कब आया था? 1925 में आया था। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, कार्ल पोल्यानी। ठीक है, कब आया था? 1944 में आया था। देखो क्या आया, बी का फोर आया ना, ए का थ्री बी का फोर, दोनों में मैच कर रहा है। हाँ, अब आगे देखते हैं सी का क्या होगा। प्रॉपर्टी रिलेशंस, प्रॉपर्टी रिलेशंस के बारे में कौन बात करते हैं? कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। प्रॉपर्टी रिलेशंस के बारे में हमेशा बात करते हैं सीएम हैन, और इंडियन वर्किंग के बारे में बात करते हैं बारबरा हारिस व्हाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन और डी का टू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ डिफरेंस दैट एक्सटोल्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वुमेन इज कॉल्ड। ये होगा आपका कल्चरल फेमिनिज्म। वैसा टाइप ऑफ फेमिनिज्म जो वुमेन का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाए, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कल्चरल फेमिनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? द एनिमल इज इंटीमिडेट। एक मिनट। The animal is intermediately one with its life activity. Man makes his life activity itself the object of his will and of his consciousness. Who said this? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका इमाइल डरखाइन। एक बार मुझे ये चीज रीचेक करने दो, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, एक मिनट बस, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ओके, चलो। सॉरी, ये आंसर थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, मुझे थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने एक बार रीचेक कर लिया इसको। ठीक है, बुक से। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, मैं और एक चीज आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पीवाईक्यू, सबसे अच्छी जो बुक है वो है आर गुप्ता। वहां से पीवाईक्यू आप सॉल्व करो, उसमें एनालिसिस भी अच्छा है और बुक बहुत अच्छी है, मैं वहीं से रेफर करता हूँ। ठीक है,
चलो ओके। तो क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है कि द एनिमल इज इंटीमीडिएटली वन विथ इट्स लाइफ एक्टिविटी। ठीक है, एनिमल का जो लाइफ होता है वो कहीं ना कहीं उसका निर्धारित होता है, चलते रहता है। पर मैन जो है वो अपना दिमाग से, अपना कॉन्शियसनेस से उस चीज को क्या करता है, उसको अपना डेली एक्टिविटी में उसको बदलता है। ठीक है, ये कोट मेनली किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, और कब कौन से बुक में दिया था? इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल philosophical manuscripts। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 में दिया था। ठीक है, यहां पे उन्होंने ये चीज कॉन्सेप्ट को दिया था। चलिए बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not associated with bureaucracy as per मैक्स वेबर्स अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, मैक्स वेबर के अंडरस्टैंडिंग से कौन सा ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है? तो इसका ऑप्शन सीधा सीधी हो जाएगा इमोशंस। मैक्स वेबर कभी भी इमोशंस के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, वेबर ने मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का जब आइडियल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो रैशनैलिटी पे बेस्ड होता है, वो चेन ऑफ कमांड होता है, और वो ट्रेनिंग बेस्ड होता है। ठीक है, ये तीनों होगा पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमोशंस। चलो, और एक चीज हमेशा याद रखना, जो वेबर होते हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आयरन केज बोला था। ठीक है, क्या बोला था? आयरन केज बोला था। ठीक है, मतलब लोहा का पिंजरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। देखो यहां पे भी एक फैक्चुअल डेटेड क्वेश्चन आ गया। Chronologically arrange the following environmental movements in India: बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो सबसे पहले इसमें हुआ था बिश्नोई मूवमेंट, जो 1730 में हुआ था। ठीक है, 1730 में हुआ। ये सबसे पुराना इन्वायरमेंटल मूवमेंट माना जाता है। ठीक है, इसका जो लीडर थे वो कौन थे? अमृता देवी, याद रखना, अमृता देवी। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है चिपको मूवमेंट। ये 1973 में किया गया था। इसका जो ये कहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड में, मतलब तब का उत्तर प्रदेश था। उस समय ये किया गया था। लोकल विलेजर्स ने क्या किया था? जो पेड़ से जो काटे जा रहे थे उनमें वो हक करके वो खड़े हो गए थे। ठीक है, इसके जो मेन है, कौन कौन है लीडर्स? सुंदर लाल बहुगुणा और एंड चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, उसके बाद आता है साइलेंट, ओके सजा के ही दे दिया गया है, साइलेंट वैली मूवमेंट, जो 1978 से 1981 तक चला था। ठीक है, जो क्या था, मतलब केरला में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में ये मूवमेंट किया गया था। ठीक है, चलो नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, मतलब नर्मदा रिवर पे जो लार्ज डैम्स बन रहा था, ठीक है, जिसका नाम था सरदार सरोवर डैम, उसके अगेंस्ट में ये चीज स्टार्ट किया था। इसके की फिगर कौन थे? इसके की फिगर थे मेधा पटकर। ठीक है, कैसा हैंडराइटिंग हो गया है, अच्छे से लिख देता हूं, मेधा पटकर। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो गया? ए बी सी डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 89। Who among the following made this statement? City is a crush of people, objects and events। ठीक है, ये किसने किया था? तो ये किया था आपका एन सेसन, मतलब सास्किया सेसन ने किया था। ठीक है,
देखो, सास्किया सेशन का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेम्पोररी अर्बन सोशियोलॉजिस्ट में आते हैं। ठीक है, इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो एक इन्होंने बुक लिखा था, ग्लोबल ग्लोबल सिटी। ठीक है, सॉरी, ग्लोबल सिटी जो था इनका एक कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट उठाया गया था कौन से बुक से? द ग्लोबल द ग्लोबल सिटी द ग्लोबल सिटी, न्यूयॉर्क। क्या हो गया है मेरे हैंडराइटिंग को मैन? न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। इसके लिए वो जानी जाती हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले समझो कि सिटी इज अ रश ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट। इसके बारे में वो क्या बोलना चाहती थी? ठीक है, ये स्टेटमेंट सेशन का उस पर्सपेक्टिव को कैप्चर करता है जहां पे मॉडर्न ग्लोबल सिटीज जैसे जो एक्सट्रीमली डेंस है, कॉम्प्लेक्स है और ओवरवेलमिंग स्पेसेस हैं, जहां बहुत सारे लोग, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स मतलब एक साथ एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में कॉन्क्रीट मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, उस चीज को वो यहाँ पे बोल रही है। ठीक है, तो क्रस क्या है? क्रस मतलब भीड़ भाड़, मतलब भीड़ भाड़। ठीक है, उससे वो एक मेटाफोर यूज किया था इन्होंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का ये क्वेश्चन नंबर 90 ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो 91 से 100 क्वेश्चन है, ठीक है, ये पैराग्राफ बेस्ड है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, चलो। Which of the following are true about G. Myrdal's position on theory of social change and development in India? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ये पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। नीचे दिए गए में से कौन सा जी माइड्रल के थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के बारे में सही है? तो इसका आंसर होगा बी एंड डी। कैसे, मैं बताता हूं। ठीक है, देखो, माइड्रेल का एक सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉशन थ्योरी का ये कोर आर्गुमेंट है। किस चीज का ये है? सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉशन का ये सेंट्रल आर्गुमेंट है। ठीक है, इसमें माइड्रल जो है वो क्या बोलते हैं कि रियलिटी जो है, मतलब जो हम लोग इक्विलिब्रियम हम सोसाइटी में देखते हैं, रियलिटी इसका उल्टा है। मतलब इकोनॉमिक और सोशल प्रोसेसेस जो हैं वो सर्कुलर और क्यूमुलेटिव होते हैं। मतलब एक बार कोई चेंज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो शुरू होता है तो वो अपने आप क्या होता है? मल्टीप्लाई होते जाता है और बढ़ते जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब क्यूमुलेटिव वो बोलना चाहते थे। सर्कुलर क्यों बोलना चाहते थे? सर्कुलर का मतलब कि ये दिखाता है कि डिफरेंट फैक्टर्स जैसे इनकम हो गया, एडुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये क्या हो गया? एक दूसरे को सर्कुलरली इफेक्ट करता है। मतलब ए बी को इफेक्ट करता है। समझो, एक चीज को समझो, मतलब ए और बी को इफेक्ट करता है, बी और सी को इफेक्ट करता है, और सी एंड ए को वापस इफेक्ट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो ये सर्कुलर है ना, देखो ये सर्कुलर है ना, तो ये सर्कुलर लूप में फंस रहा है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में कौन बात करते हैं? जी माइट्रल बात करते हैं। आई थिंक सो कि ये आपका जो था, ये आप मैं बहुत अच्छे तरीके से आपका सॉल्व कर पाया हूं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट में आप मुझे बताइए। बाकी ये आपका ही चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो 2025 का जून का पेपर हम लोग लाने वाले हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो